हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं ल्यूसेंट फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज़ को आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से, क्योंकि आप लोगों ने बहुत डिमांड की थी तो उस डिमांड को पूरा फुलफिल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो चल रही है ये लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर तो मैं कहता नहीं हूँ बट ये लेक्चर ही है जिसके अंदर हम अगेन फिर से 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है सभी एस्पायरेंट के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सीरियस हैं और तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअल में मेरे चैनल पर विजिट करने के बाद जो बच्चा वीडियो देखता है तो उसको, जिसको भी फिजिक्स समझ में नहीं आती ना, वो भी फिजिक्स को जानना शुरू कर देता है, क्योंकि मैं यहाँ पर 3D एजम्पशन करवाता हूँ हर पर्टिकुलर क्वेश्चन का। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को, जिसके अंदर हम अगेन 10 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। और देखिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको पता है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बहुत इजी वे में लगवा देता हूं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर, ध्यान रखिएगा बर्फ का जिक्र कर रहा है, बर्फ पर चलना कठिन है। तो कहां चलना कठिन है आपके लिए? बर्फ पर चलना कठिन है। ये हमें पता है, हम लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं। आपसे अगर मैं कहूं कि भाई आप प्रैक्टिकली ये चेक करो कि आपके लिए बर्फ पर चलना आसान है या फिर आपके लिए रोड पर चलना आसान है, आपसे कहता हूं कि भाई आप एक बार और ट्राई करके देखो कि एक मेरे पास कांच की एक रोड बनी हुई है, कांच की रोड, और उसके ऊपर आपने तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया, तो कितनी चिकनी सरफेस हो जाएगी। आपसे कहूं कि अब आप इसके ऊपर चलिए, तो रोड पर चलना आसान है या फिर उस कांच के रोड पर चलना आसान है? तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा कि यार रोड पर चलना आसान है, कांच के रोड पर चलना आसान नहीं होगा, क्योंकि कांच बहुत चिकना होगा, फिसलन होगी। तो ये फिसलन शब्द जो है एक्चुअल में हम लोग इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं घर्षण बल। तो ये घर्षण बल होता है। हमें ये देखना होता है कि घर्षण बल कितना ज़्यादा लग रहा है या कितना कम लग रहा है। अगर दो सरफेस के बीच में घर्षण बल बहुत कम है या ना के बराबर घर्षण है तो हमारा चलना उसके ऊपर पॉसिबल नहीं है, हम फिसलेंगे, चलेंगे नहीं उसके ऊपर। तो ऐसे ही यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कहूँ बर्फ, तो देखिएगा बर्फ को जब पकड़ते हैं तो एकदम स्लिप कर जाता, चिकना बहुत होता। तो यही मसला है, जब बर्फ पे चलेंगे तो बर्फ हम पे जो है ना फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएगा, घर्षण बल नहीं लगाएगा। जब हम पर घर्षण बल नहीं लगाएगा, हम पर मतलब हमारे पैरों पर जब घर्षण बल नहीं लगाएगा तो आप खुद सोचिएगा यार हमारा चलना कितना ज़्यादा कठिन होगा बर्फ के ऊपर, और रोड़ी पर चलना हमारे लिए आसान होगा। तो यही क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ जो है वो घर्षण बल नहीं लगाता है, तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। फ्रिक्शन फोर्स ही है जो हमें आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, वो क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अच्छा है जो मैं पूछने वाला हूं, कि आप आगे की तरफ को चल रहे हो तो बताओ आपके घर्षण बल की दिशा किधर को होगी? ये तो पता है ना कि घर्षण बल की दिशा किधर को होगी, कैसे निकाली जाती है। अगर नहीं पता तो बता देता हूं। अगर आपके पास ये एक ब्लॉक है और ये किसी सरफेस पर रखी हुई है ब्लॉक, अब आपने इस पर फोर्स लगाई है इधर को, ये आपने अप्लाई किया है फोर्स, तो इस पर जब फोर्स आपने इधर को लगाई है तो ये ब्लॉक आगे चलने की तरफ होगा, इसकी टेंडेंसी जो होगी मूव करने की वो आगे की होगी। तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रही होगी वो फ्रिक्शन फोर्स होगी, जो इस वाले फोर्स का क्या करती है, विरोध करती है, अपोज करती है, और उस फ्रिक्शन फोर्स की जो है दिशा वो इधर की तरफ को होगी, ये फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो जिधर को हमने फोर्स लगाई है उसके अपोजिट दिशा में। अब जरा चलने वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब बंदा इस तरह से चल रहा है, तो इस तरह चल रहा है, देखो तो उसका पैर जो जाएगा वो पीछे की तरफ को जाएगा, तो मतलब जो एक्शन लग रही है वो पीछे की तरफ को लग रही है, तभी तो वो पीछे की तरफ को बल लगाएगा। अब जब घर्षण बल लगेगा तो घर्षण की वजह से ही हमारा चलना पॉसिबल होता, तो जो घर्षण की दिशा होगी वो हमारे पैर के द्वारा लगाए गए बल की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। तो हमने जो अपने पैर से जमीन पर जो बल लगाया वो लगाया पीछे की तरफ को, तो फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम बोलते हैं घर्षण बल, इसकी दिशा किधर को होगी? इसकी दिशा होगी पीछे से जस्ट अपोजिट, मतलब आगे की तरफ को। ये घर्षण बल ही होता है जिसकी वजह से हमारा चलना पॉसिबल होता। पेन जो कलम होती है, कलम का कागज पर चलना, ये भी घर्षण बल की वजह से होता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, घर्षण नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो चलना पॉसिबल नहीं होगा कलम का भी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता, बर्फ में कम है, ये वाली बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रोड़ी युक्त। देखो सेम क्वेश्चन, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी सेम है, तो इसको प्लीज आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या है, तभी मुझे पता लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, आप फिजिक्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सेम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इस पर्टिकुलर वीडियो का शायद तीसरा क्वेश्चन है।
लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र, देखो भाई जो लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र जो होते हैं जिनकी सिलेंड्रिकल शेप होती है उनको हम बैरल बोलते हैं, जिसके अंदर तेल भरा हुआ होता। अब ये बैरल जो है इनको खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। अगर मैं आपसे कहूँ एक बैरल है, बैरल सिलेंडरकाल जो होता है जिसको हम बोलते हैं ड्रम, ड्रम की शेप का होता है लेकिन वो लकड़ी का होता। अगर इसको आप खींचोगे और एक केस ले लो जिसमें आपने इसको लुढ़का दिया, तो खींचना आसान होगा आपके लिए या फिर इसको लुढ़काना? तो जाहिर सी बात है कोई भी बता देगा कि यार इसको लुढ़काना आसान होगा, क्योंकि खींचने से तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, तो खींचने वाला वो है नहीं। एक्चुअल में बैरल के अंदर जो होता है तेल होता है और वो बहुत ज़्यादा वजनदारा होता है। वजनदारा होने की वजह से नीचे की तरफ को वो अपना स्टैटिक इनर्शिया भी लगा रहा होगा, तो उसको खींचना थोड़ा टफ है, उसको खींचना थोड़ा टफ है। अगर उसको लुढ़का दिया जाए तो वो ज़्यादा आसान है। तो ये ओवरऑल जो डिपेंड करता है वो करता फ्रिक्शन फोर्स पर। तो इसमें ऐसा देखिएगा जिसमें लुढ़काना, इसमें क्वेश्चन में क्या रखा हमसे कह रखा है कि ऐसा क्यों होता है कि उसको लुढ़काना आसान होता है खींचने के मुकाबले। तो भाई जाहिर सी बात है जब हम खींचेंगे तो खींचने के मुकाबले खींचेंगे तो तब उस केस में घर्षण ज़्यादा लगेगा। जब हम खींचेंगे तो उसमें घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। जब हम उसको लुढ़काएंगे तो बैरल जिस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा उन दोनों के बीच में घर्षण बल की वैल्यू कम होगी। बस यही डिफरेंस है। जब हम उसको खींचते हैं तब घर्षण ज़्यादा कांटेक्ट में आता है, सरफेस ज़्यादा कांटेक्ट में आने की वजह से घर्षण बल ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर उसको हम लुढ़का दें तो सरफेस जो बैरल का है वो और दूसरा सरफेस जिस पर ये चल रहा है उन दोनों के बीच घर्षण बल की वैल्यू कम होती है। इस हिसाब से आंसर देखिएगा, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। ये वाली बात सही है कि वस्तु का भार कार्यकारी होगा, लेकिन क्या ये करेक्ट रीजन है? तो इसका ये करेक्ट रीजन बिल्कुल भी नहीं है। लुढ़कन अवस्था का घर्षण, देखिए लुढ़काया गया है तो लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर इस पर्टिकुलर की फिजिक्स देखी जाए, इस क्वेश्चन की फिजिक्स देखी जाए तो रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह इसमें एक्ट में आ जाते हैं, जो कि अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता, जो मैं फिलहाल इस वीडियो में नहीं समझा सकता। कभी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब आपको बहुत डीपली समझा दूंगा कि ये ऐसा होता ही क्यों है। फिलहाल अभी आपने ये चीज़ देखी, कॉन्टैक्ट में देख लिया क्या हो रहा है, वेट के हिसाब से देख लिया, तो उसके हिसाब से जो है लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लें कई बार। CDS 2004 ने पूछा, लेकिन ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो ना हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, जो जिस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन खुद है। तो क्यों ना हम उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लें जिसके ऊपर ये खुद डिजाइन किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर बढ़ जाता है। तो भाई आपको बता दूं, ये जो जिस कॉन्सेप्ट पे ये आधारित है उसका नाम है डेंसिटी। क्या नाम है? डेंसिटी। डेंसिटी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, जिसको बोलते हो आप डेंसिटी को आप कहते हो घनत्व। घनत्व क्या होता है? ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये भी ध्यान रखें। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 2 या 3 तरह के मटेरियल है, देखो मेरी बात ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इससे आने वाले 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ इसी की ही कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल हल हो जाएंगे, देखते ही आंसर लगा दोगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डेंसिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि यूनिट वॉल्यूम में जितना ज़्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। सपोज दैट मेरे पास ये जो मेरे पास स्टाइलस है, इस स्टाइलस के शेप का मैंने 3 मटेरियल का स्टाइलस बनवाया। शेप यही है लेकिन मटेरियल कितने हैं? 3 है, और साइज भी सब कुछ यही रहेगा, मतलब पूरा वॉल्यूम यही रहेगा, लेकिन अलग अलग मटेरियल है। 3 मटेरियल है। एक मटेरियल का बनवाया मैंने, बना कर दिखाता हूँ स्टाइलस को। ये स्टाइलस है, ये मेरे पास वुड का है। दूसरा स्टाइलस मैंने बनवाया, ये मेरे पास आयरन का है, आयरन ले लो या फिर स्टील ले लो। तीसरा मेरे पास स्टाइलस है, मैं कहूंगा कि ये मरकरी का, एज्यूम कर लो कि ये मरकरी का, मरकरी मतलब Hg, पारा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों ही
तीनों ही स्टाइलस में सबसे ज्यादा भारी कौन सा होगा? तो गाइस देखने में सब सेम है, देखने में तो सब सेम लगेंगे, लेकिन मसला ये है भारी कौन सा होगा। अब भारी तो ये तभी पता लगेगा जब हम इनको वजन करेंगे इनका। लेकिन हम जनरली ये भी कह सकते हैं कि भाई मेरे पास डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो ही ज्यादा भारी होगा। अब पता कैसा हो डेंसिटी, देखिएगा अगर आपके पास वुड है, देखो तीनों की शेप सेम, तीनों का साइज भी सेम है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास लकड़ी है वो लोहे से बहुत ज्यादा हल्की होगी। लोहे से क्या होगी? लकड़ी बहुत ज्यादा हल्की होगी। तो हल्के का मतलब ये हो गया कि लोहे के मुकाबले लकड़ी का वजन कम है, मतलब डेंसिटी कम है। वॉल्यूम तो सबका सेम हो गया, अब घनत्व उसका ज्यादा होगा जिसके अंदर मास ज्यादा आ जाए। तो भाई लकड़ी और आयरन के मुकाबले अगर देखा जाए तो आयरन में जो है मास ज्यादा आ जाएगा। जब आयरन के अंदर मास ज्यादा आ जाएगा तब इसका घनत्व भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा लकड़ी के मुकाबले में। इन दोनों में कंपैरिजन कर लिया हमने। अगर मैं डेंसिटी को दिखा दूं, डी से, और ये भी डी है और ये भी डी, तो यहां पर डेंसिटी वुड की, यहां पर डेंसिटी आयरन की, और यहां पर डेंसिटी हो गई एच जी की। भाई ये डेंसिटी मैंने यहां 3 तरह के मटेरियल यूज किए हैं उनकी है। आप लिक्विड यूज कर सकते हो तो और भी ज्यादा आपको मजा आएगा। लिक्विड यूज कर लो क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, चाहे वो आप कैसे भी उसको सॉल्व करो। डेंसिटी का मसला तो ऐसा होता। तो मेरे पास 3 तरह की डेंसिटी होगी। अब मैं यहां ये कह सकता हूं कि जो आयरन की डेंसिटी है वो ज्यादा है किससे? वाटर की, इसकी वुड की डेंसिटी से। अब देखिएगा एक तरफ मेरे पास चल रही है आयरन और दूसरा मेरे पास चल रहा है मरकरी। अगर आपसे पूछूं कि आयरन और मरकरी कौन ज्यादा भारी होता है, तो ऑब्वियसली अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे, अगर नहीं है साइंस के स्टूडेंट तो जान लीजिए मरकरी बहुत ज्यादा भारी होती है, बहुत ज्यादा भारी होती है। अगर मैं इसके डेटा की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसके डेटा की बात करूंगा कि कितनी ज्यादा भारी होती है। तो मरकरी जो है वो आयरन से ज्यादा भारी होती है। इसका मतलब ये है यूनिट वॉल्यूम में मरकरी के अंदर ज्यादा मास होगा। तो इन सब में सबसे ज्यादा भारी हो गई मरकरी। तो इसका मतलब ये हुआ जब सबका वॉल्यूम सेम है तो जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी हो गई? मरकरी की, देन आयरन की, देन वाटर, देन वुड की। अब गाइस इस क्वेश्चन का इस कॉन्सेप्ट से क्या ताल्लुकात, मुझे ये बताएं कि क्या ताल्लुकात है। मैंने क्यों बता दिया ये यार, बताना बहुत जरूरी था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हार्ड मटेरियल पर लागू नहीं होता, ये सब पे लागू होता है। वो कैसे बताता हूं। आपने देखा डेंसिटी जिसकी ज्यादा वो ज्यादा भारी, डेंसिटी जिसकी कम वो कम भारी। अगर वॉल्यूम यूनिट है तो इसको आप लगाओ अब लिक्विड पे। लिक्विड पे कैसे लगाओ? आपके पास 2 लिक्विड हैं, आपके पास 2 लिक्विड हैं। चलो 2 लिक्विड छोड़ो, एक सॉलिड ले लो और एक ले लो लिक्विड। जैसे कि आपके पास पानी है और एक आपके पास लोहे की बॉल है। क्या है आपके पास? एक है लोहे की बॉल और दूसरा आपके पास क्या है? पानी है। तो गाइस आपके पास पानी के अंदर जब लोहे की बॉल डालोगे तब क्या होगा? लोहे की बॉल आपको डालनी है किसके अंदर? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जैसे ही लोहे की बॉल डालोगे तो वो लोहे की बॉल पानी के अंदर डूब जाएगी। क्यों डूबी? रीजन है उसका, बताता हूं, अभी रीजन बताता हूं। लेकिन उससे पहले ये और बता देता हूं कि अब आप जो है ना लकड़ी की बॉल बनाओ, बिल्कुल सेम साइज की। होगा क्या? लकड़ी की बॉल जैसे ही पानी में डालोगे तो वो नहीं डूबेगी, वो पानी के ऊपर तैरेगी। तो यहां दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। बत्ती इसलिए जलनी चाहिए कि यार यहां पर लोहे की बॉल तो डूब गई पानी के अंदर, लेकिन लकड़ी की बॉल तैरती रह गई। तो गाइस मैं यही समझाना चाह रहा हूं, ये ओवरऑल डेंसिटी का खेल है। जिसकी डेंसिटी जिससे ज्यादा होगी वो नीचे बैठेगा। जैसे कि अगर बात कर लेता हूं लोहे की बॉल और पानी के अंदर, तो लोहे की बॉल की डेंसिटी ज्यादा इसलिए वो नीचे बैठ गई, पानी की डेंसिटी लोहे से कम इसलिए पानी ऊपर रहा। अब अगर पानी और लकड़ी की बात करूं तो लकड़ी की डेंसिटी है कम पानी से, इसलिए लकड़ी पानी के ऊपर तैरेगी, पानी नीचे रहेगा। तो जिस लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है या फिर जिस मटेरियल की डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है वो मटेरियल नीचे की तरफ रहता है और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है। अगर मैं आपसे कहूं कि नदियों के पानी और समुद्री पानी इन दोनों में किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ये वाली बात आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपसे कहूं कि वाटर जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर, कौन से वाटर की बात चल रही है? पहली बात तो वाटर की ही बात चल रही है, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूं।
डेंसिटी सी वाटर की और डेंसिटी जो है नॉर्मल जो आपके पास रिवर होती हैं उनकी बात कर लेता हूँ, रिवर वाले वाटर की। अब इन दोनों पानियों में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, कौन सा ज़्यादा भारी होगा? अगर बात की जाए तो सी वाला, समुद्र वाला ज़्यादा भारी होगा। ये भी पूछ सकता है क्यों भारी होगा, क्योंकि समुद्र के पानी के अंदर मिला हुआ होते हैं सॉल्ट, जिसमें सॉल्ट ज़्यादा मिले हुए होंगे तो भाई उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जो नदियों का पानी होता है, झरनों का पानी होता है, इसमें सॉल्ट मिले हुए होते नहीं है, ये ड्रिंकेबल वाटर होता, इसलिए इसकी डेंसिटी कम होती है। तो भाई अब मान लेते हैं कि एक जहाज है, नदी से समुद्र में आया है, तो नदी में तो ये ज़्यादा दबाएगा जैसे वो समुद्र के अंदर आएगा, क्योंकि समुद्र के पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो जहाज जो है वो उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर को उठ जाएगा। लेवल इसलिए ऊपर को उठा क्योंकि समुद्र के पानी की डेंसिटी ज़्यादा है ये नदियों का पानी जो होता है इसके मुकाबले, इसलिए जहाज का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। इसलिए आया क्योंकि नीचे जो पानी है ना, अब उसकी डेंसिटी पहले वाले से ज़्यादा है, तो वो इतना दबेगा नहीं जितना झरने वाला या फिर नदी वाला पानी दब गया। ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो ये डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता। जब ये जहाज नदी से समुद्र में आएगा तो इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा इसका लेवल। वो इसलिए जाएगा क्योंकि अब समुद्र के पानी के अंदर आ चुका और समुद्र के पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। गाइस लिख लो, ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन ऑफ डेंसिटी के। लोहे की कील पानी में क्यों तैरती है, सॉरी पारे में। अब लोहे की कील पारे में, जो चीज़ तैरेगी ना, जो चीज़ तैरेगी उसका घनत्व कम है, तैरने वाली चीज़ ऊपर रहेगी, तो जाहिर सी बात है जो नीचे है उसका घनत्व ज़्यादा होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए वो नीचे है। और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगी। ये वाली बात नोट डाउन कर ली होगी आपने पीछे जो क्वेश्चन सोल्व कराया, तो उसमें ही ध्यान रखना आपको। जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा वो नीचे, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर। हमसे कह रहा लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है, क्योंकि पारे का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए पारा अपने ऊपर तैराएगा हल्की चीज़ को। अब लोहे की जो बॉल है, कुछ भी है, वो पारे से तो हल्की है। अगर पता ना चल रहा हो तो यहाँ से देख लो। डेंसिटी अगर बात की जाए आयरन की, तो आयरन की होती है 7.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको आप ये कह सकते हो कि 7800 होती है। कितनी होती है? 7800। लेकिन अगर मरकरी की बात की जाए तो मरकरी की होती है 13.6, तो ये होती है 13600। 13600, ये भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ये भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा अगर आपके पास कोई पात्र है, उसके अंदर अगर आपने लोहे को भरा तो उसका वजन आएगा 7800 किलोग्राम। जबकि अगर आपने मरकरी को बना तो ये आएगा 13600 किलोग्राम। इससे पता लगा लो आप कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी हो गई, जिसका वजन ज़्यादा होगा। तो भाई मरकरी का ज़्यादा। अगर मैं स्टील की बात करूं तो स्टेनलेस स्टील जो है वो अपने डिपेंड करता है भाई उसके अंदर क्या क्या मिलाया गया कंपोजिशन, तो उसकी वैल्यू इसलिए वेरी करती है 7500 से 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वाली बात भी आपको याद रख लेनी है। तो ओवरऑल आपको ये जानना है जो चीज़ जितनी ज़्यादा भारी होगी, इट मीन जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो चीज़ नीचे रहनी है, जिसकी डेंसिटी कम वो चीज़ ऊपर रहनी है। तो इसमें हमसे कह रहा है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है। भाई पारे का जो है डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी वाला ऑप्शन देखो, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। पहला पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जबकि ये पानी में डूब जाती है, पानी में कौन सी चीज़ डूब गई? लोहे की। तो मैंने समझाया था आपको, लोहा जो होता है ना, लोहे की डेंसिटी जो होती है वो पानी से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो पानी में डूब जाता। अगर पानी की डेंसिटी की बात की जाए, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये होती है भाई 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो लोहे की कितनी है? 7800, 7.8 टाइम्स ज़्यादा। तो भाई जो चीज़ भारी है वो चीज़ नीचे बैठेगी और जो चीज़ हल्की है वो ऊपर आएगी। तो पानी के अंदर अगर लोहे की बॉल डालोगे तो डूब जाएगी, लेकिन अगर मरकरी के अंदर लोहे की बॉल डालोगे तो मरकरी के ऊपर तैरेगी। क्यों? क्योंकि लोहे की बॉल मरकरी से हल्की है जबकि पानी से भारी है। तो यहाँ से ही हो जाएगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। बिल्कुल घनत्व के ऊपर बात चलेगी, अच्छे से डीपली समझ लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें हमसे ये कह रहा है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास है, ये ह्रास कितना होता है? मैंने आपको आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताया था। अगर किसी बॉडी को आप डुबोओगे तो डुबोने से जितना उसका डूबा हुआ भाग जाएगा, जितना डूबा हुआ भाग पानी को हटाएगा और उस हटे हुए पानी का आप वजन कर लो तो उतना ही वेट आएगा जितना वो भाग डूबा है उसका वेट होगा। समझ रहे हो आप?
मान लेते हैं आपने कोई चीज़ डुबोई और जो डूबा हुआ हिस्सा है उसका वजन है 2 किलो, तो 2 किलोग्राम ही पानी हटेगा। ये वाली बात कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। तो हमसे यही कह रहा है कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। ये ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। बिल्कुल सही, जितना पानी विस्थापित हुआ है उसके भार के बराबर। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। समझ रहे हो आप? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे कह रहा बर्फ पानी में तैरती है, जो चीज़ तैरती है वो चीज़ हल्की है। जो चीज़ तैरती है वो चीज़ क्या है? हल्की है। तो उसमें क्या रखा कि बर्फ पानी में तैरती है, बर्फ पानी में तैरती है। तो बर्फ का जो घनत्व है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था, जो बर्फ का घनत्व है वो पानी से क्या है? कम है। क्या है? पानी से कम। तो इसलिए बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। देखो ये पानी है, ये वाटर है, ये वाटर, और ये क्या है? ये बर्फ है। तो पानी के अंदर बर्फ तैर रही है। क्यों तैर रही है? क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, बर्फ की डेंसिटी कम है। अब ये मेरे पास जो है अल्कोहल है, ये क्या है? मेरे पास अल्कोहल है, जिसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो OH होता है। अब इस अल्कोहल के अंदर जैसे ही आपने बर्फ को डाला तो बर्फ नीचे बैठ गई। तो इससे ये पता लगा कि अल्कोहल के मुकाबले बर्फ ज़्यादा भारी है। तो बर्फ की डेंसिटी अल्कोहल से ज़्यादा, लेकिन बर्फ की डेंसिटी वाटर से कम। दोनों बात आपको याद रखनी है। तो बर्फ पानी में तैरती है क्योंकि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन। पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। भाई पारदर्शी की बात नहीं चलती, ओवरऑल डेंसिटी का खेल है यहाँ पे। ठीक है भाई, देख रहे हैं अरशद भाई, यहाँ पर डेंसिटी का खेल है। ले लो यार कुछ, यहाँ पर डेंसिटी का खेल है। पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। ले लो यार कुछ। बर्फ पानी के जमने से बनती है। नहीं भाई, नहीं भाई, यहाँ डेंसिटी का खेल है। समझा रहा हूँ बार बार, डेंसिटी का खेल है। डेंसिटी का खेल इसलिए है क्योंकि एक चीज तैर रही है, एक चीज डूब रही है। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव्य। अरे भाई नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बर्फ पानी से हल्की होती है। बिल्कुल सही, मैंने बताया, ऑप्शन में छिपा हुआ था। बर्फ पानी में तैरती है, क्यों? क्योंकि बर्फ पानी से हल्की है, इसलिए तैर रही है। तथा अल्कोहल से भारी है, बर्फ अल्कोहल से भारी है, तभी तो अल्कोहल के अंदर डूब गई। भाई यही तो मैंने आपको चीज़ सिखाई है। इसके अलावा सिखाया है क्या? मैंने ये कहा कि भाई जो चीज़ जितनी ज़्यादा भारी होगी वो डूब जाएगी दो लिक्विड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, भाई अब नहीं बताऊंगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, सारे के सारे क्लियर फंड हो चुके हैं। तो इसलिए आप इसको TRY मतलब ट्राई करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि ये मैं करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन होगा, इसलिए मुझे मेरी गुजारिश है टीम मेंबर से कि कुछ करें यार। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है। अब देखो, लोहे की गेंद गिराई जा रही है, बार बार वही क्वेश्चन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। लोहे की गेंद मरकरी में डुबोई जा रही है, तो मरकरी तो भारी होती है लोहे से, इससे क्या होगा? इससे होगा क्या? जब मरकरी भारी है और लोहा मरकरी के मुकाबले हल्का है, तो लोहे की बॉल तैरेगी मरकरी के ऊपर। तो इसको आप खुद से करें और मुझे बिल्कुल सही जवाब दें। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? अगर आप लोगों ने इससे पहला वाला लेक्चर नहीं देखा तो यार जाके देखें, क्योंकि वहां पर मैंने डेंसिटी को बताया था और मैंने ये बताया था कि वाटर की डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है। बता देता हूं, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं ले जाता हूँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड, देन उसके आगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन कितने भी ले लो आप, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ी हीट दी जाती है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ होगा, जैसे उसको हीट दी जाती है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे उस लिक्विड को और हीट दी जाती है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्फ सुकड़ती है। क्या होती है? सुकड़ती है। और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाती है तब मैक्सिमम सुकड़ चुकी होती है। जब मैक्सिमम सुकड़ गई तो उसका उस केस में जो आयतन होगा वो सबसे कम, आयतन क्या होगा? सबसे कम होगा। जब आयतन सबसे कम होगा इस स्टेज में आकर के, तो घनत्व क्या होगा? घनत्व सबसे ज्यादा, मतलब पानी की ही बात चल रही है, उसका टेम्परेचर चेंज के साथ साथ उसकी डेंसिटी पर फर्क पड़ता।
अब जैसे ही इसके आगे को मैं इसको वाटर को हीट देना शुरू करूंगा, इसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ना शुरू करेगा, वापस से इसका आयतन जो है आयतन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आयतन बढ़ेगा, जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। ये वाली बात आपको याद रख लेनी है। तो हमसे कह रहा है, सवाल हमारा ये है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो तापमान वो कौन सा हो गया? वो हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। उस केस में आयतन सबसे कम होता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने अगेन 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, और ये फिजिक्स के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वही कहूँगा आपसे कि लगे रहो भाई, और बिल्कुल बने रहो वीडियो में, क्योंकि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन है, यही कॉन्सेप्ट है जो हर बार एग्जाम में रिपीट एंड रिपीट होते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए शब्बा खैर।